नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू मेला केजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि समुत्पत्ति वक्र क्या होता है, उसकी पूर्ण जानकारी हमने पहले वाले वीडियो में हमने ली थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो समुत्पत्ति वक्र की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं कि समुत्पत्ति वक्र जो होती है इसकी विशेषताएं क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ना है, उसको सीखना है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा यहाँ लिखा हुआ है समुत्पत्ति वक्र की विशेषताएं, और यहाँ पर हम इसका पहला जो पॉइंट हमारा वो कह रहा है अनेक समुत्पत्ति रेखा हो सकती है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि आप अगर समुत्पत्ति वक्र बनाते हो तो एक ही समुत्पत्ति वक्र में अनेक रेखाएं हो सकती है। कैसी रेखाएं हो सकती है विद्यार्थी, वह देखेंगे। जैसे ये समुत्पत्ति वक्र बनाया है, ठीक है विद्यार्थियों, जिसको बनाना नहीं आता है उस तरह वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये समुत्पत्ति वक्र होता है, तो एक ही समुत्पत्ति वक्र पर कई प्रकार के हम उत्पादन की रेखाएं जो होती है वो दर्शा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इसको नाम भी दे सकते हैं, P1, P2, P3, P4, यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 10, 15 और 20। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं तो हमें उत्पादन के विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जब हम एक संसाधन को दूसरे संसाधन से कंपेयर करते हैं या उनको घटाते बढ़ाते हैं तो इससे इकाइयों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो P1 है, जब हमने समुत्पत्ति वक्र बनाया है, यहाँ पर जो P1 है ये 5 इकाइयों को दर्शा रहा है। अर्थात अगर आप एक संसाधन को कम करते हो और एक संसाधन को बढ़ाते हो तो आपका जो उत्पादन निकल के आएगा वो 5 का उत्पादन निकल के आएगा। जब पहला जो आपका P1 और ये आपका 5, ये दर्शा रहा है कि अगर आप P1 पर, इस रेखा पर अगर आप किसी उत्पादन के संसाधन को एक को बढ़ाते हो और एक को घटाते हो तो आपकी जो इकाइयां निकल के आएगी वो 5 की इकाइयां निकल कर आने वाली है। लेकिन दूसरा जो है वो P2 और 10 इकाइयां हैं। अर्थात अगर आप इसको कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते हो या अन्य किसी साधन को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो अन्य साधन को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो। अन्य साधन का मतलब होता है कि उत्पादन में कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, या आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से उत्पादन के साधन को हमें बढ़ाना है, किसको हमें कम करना है, जिससे कि लागतें भी कम आए और उत्पादन भी हमारा बढ़े। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप उत्पादन के दूसरे जो इकाइयां हैं उनको कम या ज़्यादा करते हो, उत्पादन के साधनों को कम या ज़्यादा करते हो, तो यहाँ पर आपका उत्पादन निकल के आता है 10 का। P2 को हम देखते हैं, यहाँ पर P2 तो यहाँ पर आएगा 10। तो ये कहना चाह रहा है कि आप उत्पादन के संसाधन को अगर बार-बार घटाते बढ़ाते हो या अन्य साधनों को आप घटाते बढ़ाते हो जो उत्पादन के संसाधन है, तो एक ही समुत्पत्ति वक्र पर हम उसको दर्शा सकते हैं। आपको प्रत्येक उत्पादन के संसाधन को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रत्येक बार अलग अलग ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पर दर्शा सकते हैं कि पहली लाइन जो है ये P1 की है, हमने ये वाला उत्पादन का साधन घटाया था, इसको बढ़ाया है तो हमें 5 इकाइयाँ मिली है। अगर हम दूसरा उत्पादन के साधन को घटाते हैं और उनमें से किसी तीसरे को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो हमें 10 इकाइयाँ प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हम अन्य के संसाधन करेंगे तो 15 इकाइयाँ प्राप्त हो जाएगी। आप अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे हम ये कर सकते हैं। देखेंगे विद्यार्थी एक बार, ये लोग ये P1 ये 5 का ले लीजिए, ये P2 ये 10 का ले लीजिए, ये P3 ये 15 का। तो इस प्रकार से हम अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं। इस प्रकार से अगर बनाते हो तो आपको 5 से ग्राफ बनाने पड़ेंगे।
तो इन सबको अलग अलग न बनाकर प्रत्येक उत्पाद के संसाधन को कम ज्यादा करने से आपके इकाइयों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अलग अलग न बनाकर हम एक ही ग्राफ में इसको बता सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सदैव नीचे की ओर अग्रसर होता है। ये कह रहा है जब आप समुत्पत्ति वक्र बनाते हो तो सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है, ये बता रहा है कि समुत्पत्ति वक्र जब बनाओगे, समुत्पत्ति वक्र जब आप बनाओगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आता है, क्या कारण है इसका। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो दूसरा कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर क्यों आएगा ये। तो विद्यार्थी एक बार देख लेंगे, हम जो भी उदाहरण लेते हैं हमेशा वो दो इकाइयों का उदाहरण लेते हैं। सॉरी विद्यार्थियों, दो इकाई दो उत्पादन के संसाधनों का हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अगर आप दो उत्पादन के संसाधन लेते हो तो हमारे पास संसाधन क्या होते हैं विद्यार्थियों, फिक्स होते हैं। हमारे पास संसाधन क्या होंगे, सदैव संसाधन हमारे पास फिक्स होंगे। संसाधन फिक्स होने के कारण आप किसी एक संसाधन को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे संसाधनों को आपको स्वतः ही कम करना पड़ेगा। आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप प्रथम जो संसाधन है उत्पादन का उसका भी उसी मात्रा में उपयोग कर सको जितना कि आप दूसरे संसाधन का उपयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने वाली बात है, अगर आप एक संसाधन को बढ़ाते हो तो अगर एक संसाधन को बढ़ाओगे तो दूसरा स्वतः ही कम होता जाएगा। जब एक को आप बढ़ाओगे संसाधन को, एक को कम करोगे तो हमारी लाइन जो होगी वो इस प्रकार से बनेगी। कैसे बनेगी विद्यार्थी, एक बार इसका भी देख लेते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो। देखेंगे विद्यार्थियों, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं हम। एक बार अगर आप x की अगर एक इकाई बना रहे हो और y की हम 20 इकाई बना रहे हैं, परंतु अब आप x की दो इकाइयां बना रहे हो, अर्थात दो इस x वाले संसाधन को अगर आप बढ़ाते हो, अगर आप x को संसाधन को बढ़ाएंगे तो y संसाधन को भी कम करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी दो इकाइयां बनानी है तो यहाँ पर y को हमें कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप x को और बढ़ाते हो तो आपको y को और कम करना पड़ेगा। जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे y में कमी आती जाएगी। इस प्रकार से एक साधन को हम बढ़ाते हैं तो दूसरे को हम स्वतः ही कम करना होता है। जो वाला संसाधन कम होता जा रहा है y वाला, अगर आप x को बढ़ाते हो, इसी प्रकार के अगर आप y को बढ़ाना चाहते हो तो x स्वतः ही कम हो जाएगा। फिर इन बिंदुओं को हमें मिलाना होता है इस प्रकार से। तो हमारा ग्राफ जो बनता है विद्यार्थियों वो इस प्रकार का बनता है। इस प्रकार का क्यों बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर क्यों झुक रहा है ये, इसका कारण ये है कि जब एक संसाधन को आप बढ़ाओगे, x एक संसाधन को बढ़ाते हैं तो दूसरा स्वतः ही कम होगा और प्रथम वाला स्वतः ही बढ़ता हुआ होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा तीसरा बिंदु कह रहा है समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। ये मूल बिंदु से हमेशा उन्नतोत्तर होता है। क्यों होता है विद्यार्थियों, इसका एक प्रमुख कारण है। ये उन्नतोत्तर क्यों होता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक साधन की संख्या को कम करते हो तो दूसरी साधन की संख्या को आप क्या करेंगे, बढ़ाते हो, तो आपके प्रतिस्थापन की दर जो होगी वो भी घटती हुई आएगी। देखेंगे विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। तो एक बार प्रतिस्थापन की दर का जो वीडियो है वो आप जरूर देख लें। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रतिस्थापन की दर जो घटती जाएगी, जब प्रतिस्थापन की दर घटती हुई जाएगी तो हमारे जो समुत्पत्ति वक्र जो है अपने मूल जो बिंदु होगा उसका उससे उन्नतोत्तर होता चला जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा अगला पॉइंट है, दो समपाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ये कह रहा है कि समुत्पत्ति वक्र जो होता है, तो दो अगर एक ही वक्र पे आप दो रेखाएं खींचते हैं तो ये एक दूसरे को नहीं काटता है। इस प्रकार से एक दूसरे को नहीं काटेगा, इस प्रकार से नहीं काटेगा।
क्यों नहीं काटेगा विद्यार्थियों? कि समुत्पत्ति वक्र में क्या बताता है? विभिन्न साधनों से बताता है कि हम कितना उत्पादन करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, ये P1 है और ये 5 इकाइयाँ ले रहा है, ये P2 है और ये 10 इकाइयाँ ले रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे काटेंगे? या तो आप 5 इकाइयाँ बना सकते हो किसी संसाधन को कम या ज्यादा करके, या आप 10 इकाइयाँ बना सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक संख्या को कम ज्यादा करके आप 5 इकाइयाँ भी बना लो और 10 इकाइयाँ भी बना लो? संभव है क्या ये? बिल्कुल संभव नहीं है ना। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके पिताजी ने आपको 5,000 रुपये अपने हाथ खर्च के लिए, दिवाली के खर्च के लिए दिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या कि 5,000 के आप कपड़े भी ले लो और 5,000 के आप मिठाई और पटाखे भी ले लो? कैसा संभव है क्या? नहीं हो सकता ना। या तो आप 5,000 क्या लोगे, कपड़े ले लो, या 5,000 रुपये के आप पटाखे या मिठाइयाँ ले सकते हो। ये दोनों एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारा बजट फिक्स है। उसी प्रकार से हम देखते हैं P1 के लिए 5 इकाइयाँ फिक्स है कि उत्पादन के संसाधन हमने उसी प्रकार के लिए, और P2 के लिए में उत्पादन के संसाधन हमने फिक्स लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 10 इकाइयाँ बनाना संभव है। तो अगर इसका ग्राफ भी बनेगा विद्यार्थियों तो इस प्रकार का बना सकते हैं हम। P1 5 इकाइयाँ, P2 10 इकाइयाँ। तो इस जगह समझ में आता है कि प्रथम जो स्थिति है P1 की, वहां पर उत्पादन के संसाधन को हम घटाते या बढ़ाते हैं तो हमें 5 इकाइयाँ प्राप्त होती है। और इसी की द्वितीय स्थिति में P2 में ये देखा गया है कि अगर उत्पादन के संसाधन को हम और ज्यादा घटाते या बढ़ाते हैं तो हम 10 इकाइयाँ उत्पादन कर सकते हैं। परंतु अगर एक दूसरे को इस प्रकार से काट दे तो ये गलत हो जाएगा, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको मिटा देते हैं। पांच बात है विद्यार्थियों, परिधीय रेखाएं श्रेष्ठ उत्पादन का प्रतीक है। देखेंगे विद्यार्थियों एक बार, पहले हम देख लें, ये हमारे समुत्पत्ति वक्र है और ये जो रेखाएं हमने खींची है, ये जो हमने दो रेखाएं खींची विद्यार्थियों, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, जिसे हम कहते हैं परिधीय रेखा। परिधीय रेखा कहते हैं। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, ये परिधीय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? परिधीय रेखा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि अगर आप इस परिधीय रेखा के अंदर अंदर व्यापार करते हो, तो अगर आप परिधीय रेखा के अंदर अंदर अपने संसाधनों को अगर आप चेंज करते हो, अपने संसाधनों को घटाते बढ़ाते हो, तो इस परिधीय रेखा के अंदर अंदर क्या होगा, आपका उत्पादन सही होगा, क्योंकि आप एक संसाधन को बैलेंस करके एक को बढ़ा रहे हो और एक को घटा रहे हो। लेकिन जैसे आप इस परिधीय रेखा को पार कर लेते हो तो आपको यहाँ पर आपका जो उत्पादन जो है इस जगह, इस स्थिति में आपके उत्पादन में कमी आ जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आप किसी वस्तु को निरंतर ज्यादा उपयोग में, बहुत ज्यादा अधिक उपयोग में लेते जाओगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी। अर्थात अगर किसी भूखे व्यक्ति को आप खाना खिलाते जाओ तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा और खिला रहे हो तो वापस बाहर भी आ सकता है, वो इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से आप ज्यादा अगर कमी करते हो संसाधनों में और एक संसाधन को ज्यादा बढ़ा देते हो तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होने, फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, जिसका ये प्रतीक बता रहा है। अर्थात आपका उत्पादन जो है उस उत्पादन में कमी हो सकती है। तो अगर आपके उत्पादन में कमी हो जाती है तो कंपनी को क्या हो जाएगा, फर्म को, संस्था को हानि हो जाएगी, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस चीज के बचने के लिए जो उत्पादक जो होता है वो क्या करता है, उसी एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में क्या करता है कि संसाधनों को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है और वो उसी प्रकार के संसाधन को बढ़ाता और घटाता है, जिससे कि उसका उत्पादन जो है वो सही मात्रा में हो सके, उसका उत्पादन बढ़ता हुआ हो सके, उसकी लागतें कम हो सके।
तो अपने मन में काल्पनिक रेखाएं बना लेता है कि इन रेखाओं के अंदर अंदर अर्थात अगर हम इस मात्रा तक किसी संसाधन को बढ़ाते हैं, किसी को घटाते हैं, तो हमारा उत्पादन जो है वो संपूर्ण रूप से बढ़ती हुई दर से होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा उत्पादन कम कर देते हैं, साधन को कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमें फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये कमी अर्थात उत्पादन में कमी आ जाएगी, आपको नुकसान होने लगेगा। और ये परिधि रेखा के अंदर अगर आप इस काल्पनिक रेखाओं के अंदर उत्पादन करते साधनों का कम या ज्यादा करते हो, तो इस जगह आपको लाभ और उत्पादन वृद्धि दोनों देखने को मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो हमारी परिधि रेखा है, ये वाली जो हमारी परिधि रेखा जो बनाई हुई है विद्यार्थियों, ये काफी इंपॉर्टेंट परिधि रेखा है। इसके अंदर अगर हम किसी प्रकार को काम करते हैं, उत्पादन को कम या ज्यादा करते हैं, तो इन परिधियों के बीच में, इन दोनों परिधियों के बीच में हमें स्वतः ही क्या होगा, लाभ होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से परिधि रेखाएं जो होंगी वो एक प्रकार का मापक का काम करता है कि अगर आप इसके अंदर अंदर काम करते हो तो आपका उत्पादन बढ़ता हुआ होगा। और इसके अगर बाहर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये केवल विद्यार्थियों को हमें समझाने के लिए है। अगर आप इससे बाहर चले जाते हो, इससे संसाधनों को आप इतना कम या इतना ज्यादा कर लेते हो कि एक संसाधन इतना कम हो गया है कि जिसके बिना उत्पादन होना ही संभव नहीं है, या बहुत कम मात्रा में उत्पादन हो रहा है, या एक संसाधन को आपने इतना बढ़ा दिया है कि फिजूल के अंदर लागत ही बढ़ रही है, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता होती है उतने संसाधन को हमें बढ़ाना है, ताकि हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। तो रेखा जो होगी वो इसी चीज़ की हमें व्याख्या करती है, इसी चीज़ के लिए हमें बताती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज जो हमने पढ़ा है वो समुत्पत्ति वक्र जो है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इसको आप अच्छे तरह से बुक के अंदर और पढ़ लेना और समझ लेना। वीडियो के अंदर सभी चीज़ों को डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप घर पे बुक लेके आएंगे, बुक से इसको पढ़ेंगे। अगर आप बुक नहीं है, घर पर बुक अवेलेबल नहीं है, तो कॉलेज में आ सकते हैं, यही बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।